सभी भाइयों और बहनों का मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज हम प्रेम्बल को पढ़ेंगे, अर्थात जिसे हम उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। बस इस वीडियो के साथ अंत तक लगे रहिए और आप लोग साथ में पेन और कापी लेकर भी बैठेंगे, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उसको हमारा इच्छा है आप लोग नोट भी करें। क्योंकि दोस्तों, नोट करेंगे तो लगभग 90% आपको पहले से याद हो जाएगा। और बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि यह वीडियो जो है बहुत ही बेटर तरीके से बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और देखिए, हम जो भी प्रेम्बल में जितने वर्ड हैं उसको मैंने यहाँ पर उतार दिया है। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्डों को हम पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या में जो हम बताएंगे आप लोग उसे लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो बहुत ही बेटर आपके लिए होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो प्रस्तावना शुरू हुआ है, प्रस्तावना यानी प्रेम्बल, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, इसको हम उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका यानी उद्देशिका। तो प्रेम्बल कभी कभी लिखा रहता है, कहीं कहीं उद्देशिका लिखा रहता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसे हम उद्देशिका कहते हैं। तो जो उद्देशिका शुरू हुआ है वह किन शब्दों से हुआ है शुरू, यह पहला क्वेश्चन बनता है। हम भारत के लोग, उद्देशिका कहाँ शुरू होता है? वह शब्द हम भारत के लोग है, अर्थात उद्देशिका हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इतना एक साथ बोलेंगे और इसका एक मीनिंग है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है दोस्तों, पहले एक बार हम पढ़ के सुना दे रहे हैं पूरा, उसके बाद एक एक शब्द को बता रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, यहाँ पर को रहेगा, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं, यानी आत्म अर्पित करते हैं। ये है हमारा पूरा उद्देश्य का। प्यारे दोस्तों, अभी हमने कहा तो हमारा उद्देश्य का कहाँ शुरू होता है? हम भारत के लोग से शुरू होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का ये मतलब होता है हमारा जो सरकार है आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र है। इसका कहने का ये मतलब होता है कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्रता, इसका मतलब ये होता है। तो ना कि कोई भी निर्णय लेना है तो किसी दूसरे देश के सरकार से हमें पहले इजाजत मांगनी पड़ती है। नो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इन शब्दों को संविधान के पहले पेज में लिखा गया है। पहला पेज हमारा संविधान का प्रस्तावना ही है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्रता। समाजवादी का मतलब ये होता है, समाजवादी जो नेक्स्ट वर्ड है, इसका कहने का ये मतलब है कि हमारा जो सरकार होगा, हमारा जो देश होगा, वह एक समाजवादी होगा। सरकार है वह सबके लिए नियम बनाता है, कोई भी योजना आता है सबके लिए लाता है। तो दोस्तों, जैसे समाजवादी का कहने का यही मतलब हुआ, जैसे आज हमें राशन मिल रहा है या मिट्टी का तेल मिल रहा था पहले, तो अब तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ चीजें जो मिल रही हैं तो क्या एक ही वर्ग को दिया जाता है? नहीं, हम देखते हैं सभी वर्ग के लोग उसे लाते हैं।
और जो है आज इस महामारी में टीकाकरण चल रहा है कोरोना वैक्सीन का, तो क्या एक ही वर्ग को लगता है? नहीं, सभी वर्गों को लगता है, सभी समाज के लोगों को लगता है। तो इसी को हम समाजवादी कहेंगे। बिना भेदभाव किए हुए समाज में समानता का अवसर प्रदान करना समाजवादी है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है किसी धर्म के साथ भेदभाव ना करना। किसी धर्म के साथ भेदभाव ना करना ही पंथ निरपेक्ष कहलाता है। यानी सभी धर्मों को एक समान मानना, सभी धर्मों को बराबरी का इज्जत देना, यही है पंथ निरपेक्ष। जो हमारा सरकार है ऐसा कुछ भी नहीं करता है कि आप दूसरे धर्म के हैं, हम दूसरे धर्म के हैं तो आपके साथ भेदभाव करता है। नहीं, नियम सबके लिए। जो हम पे नियम लागू होगा वही आप पे भी नियम लागू होगा। तो यही होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का ये मतलब होता है कि सभी धर्म के लोग अपना अपना धर्म मानेंगे, अपने रीति रिवाज के अनुसार। सबको छूट दिया गया है। हिंदू है तो हिंदू अपने रीति रिवाज के अनुसार मानेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम अपने रीति रिवाज के अनुसार मानेगा, सिख है तो वो अपने रीति रिवाज के अनुसार मानेगा। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है किसी धर्म के साथ भेदभाव ना करना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ यह हुआ कि जो हमारा सरकार है लोकतांत्रिक है। जो हमारे सरकार है वह लोकतांत्रिक है। गण का मतलब होता है समूह, राज्य का मतलब होता है क्षेत्र। यानी जो हमारा राज्य क्षेत्र का सरकार है, या चाहे राज्य क्षेत्र का हो चाहे केंद्र क्षेत्र का हो, वह जनता के द्वारा ही चाहे अप्रत्यक्ष से या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब ये होता है कि जो भारत सरकार होगा वह जनता के द्वारा चुना जाएगा, ना कि वंशानुगत होगा। वंशानुगत का मतलब ये होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे हमारे मान लीजिए इस दौरान पीएम मोदी हैं, उनके भाई अफसोस शायद उनके कोई पुत्र हैं या नहीं, हमको भी डाउट हो रहा है। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर मान लीजिए उनके कोई पुत्र होता, यहाँ पर हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये आज के हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो इनका पुत्र जो होगा वो भी मुख्यमंत्री होगा, फिर इनका पुत्र जो होगा वो भी मुख्यमंत्री होगा। तो इसे कहते हैं वंशानुगत। वंशानुगत। तो क्या भारत सरकार ऐसा ही है? नो, वह जनता बनाती है। प्रत्येक 5 साल में चाहे उसको हराए या जिताए, हराती है तो वह उस पद से हट जाता है, अगर जिताती है तो पुनः वह बनेगा। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब ये हुआ कि भारत सरकार वह जनता के द्वारा चुना जाएगा बढ़ाने के लिए, तथा इसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात बोला है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। भारत संविधान में इन वर्डों को इतने अच्छे तरीके से पिरोया गया है, इतने अच्छे तरीके से रखा गया है। अगर प्रेम्बल को हम समझ लें, उद्देशिका को समझ लें, तो शायद पूरा संविधान हमें समझ में आ जाएगा कि संविधान में क्या चीज लिखा गया है। इसी एक पेज को, एक पन्ने को हमें समझना है बस, तो हमें पूरी संविधान का अर्थ पता चल जाएगा। तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, यानी हमें विचार प्रकट करने की, विचार कहने का, जो अपने मन में विचार होता है उसे कहने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति यानी प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है। जैसे अभिव्यक्ति क्या होता है, मान लिया जाए कोई राजनेता या देश का नेता हमें पसंद नहीं आ रहा, तो बहुत सारे लोग उसका पुतला जलाते हैं। तो पुतला जलाते हैं तो अपने मन के भाव को अभिव्यक्त करते हैं पुतला जलाकर कि ये हमारे लिए योग्य नहीं है, उसी को हम अभिव्यक्ति बोलते हैं। अर्थात अगर हम डायरेक्ट सीधे ना वहां पर जा सके या कह सके, तो हम ऐसा पुतला जलाकर या काला झंडा दिखाकर हम उनका मतलब विरोध करते हैं, या हम कह सकते हैं
अपने भावों को प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। विश्वास, विश्वास का मतलब होता है विश्वास, आप लोग तो समझ सकते हैं क्योंकि ये इजी वर्ड है। हम विश्वास रख सकते हैं किसी चीज में भी, क्योंकि आप लोग नहीं बाधित है ना हम बाधित हैं, तो सरकार भाई विश्वास करने के लिए रोक नहीं सकता है। धर्म, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की भी स्वतंत्रता है। देखिए यहाँ पर 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात किया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यहाँ पर 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात किया गया है। धर्म, धर्म में आपको स्वतंत्र है, अपने धार्मिक संस्कृति के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं, धर्म को मान सकते हैं। उपासना का मतलब वही है अंतः मनन, उपासना का मतलब होता है अंतः मनन। और धर्म तो आप इजी वर्ड है, समझ सकते हैं। तो यानी हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिला है, धर्म से स्वतंत्रता मिला है। हम अपने धर्म को आज़ादी के अनुसार मान सकते हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर करता हुआ है तो कानूनी रूप से वह अपराधी है और उसको दंडित भी किया जा सकता है कानून के द्वारा। तो ये धर्म है। और उपासना, उपासना का मतलब होता है अंतः मनन हम कर सकते हैं, कोई भी धर्म हो। हमने कहा सभी धर्मों में विश्वास रखना है, क्योंकि यहाँ पर पंथ निरपेक्ष वर्ड दिया गया है। पंथ निरपेक्ष, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि सभी धर्मों को बराबरी इज्जत देना है, जिससे हमारे देश में बंधुत्व, जो बंधुत्व है यह बढ़ सके, भाईचारे का भाव बढ़ सके, हम आपस में मिलजुल कर रहें। तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात बोला। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब होता है सम्मान, इज्जत। क्या होता है? सम्मान, इज्जत। सबको अपनी प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान पाने का अवसर प्रदान है, अवसर प्रदान है प्राप्त करने, हाँ, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, गरिमा का मतलब होता है शौर्य, यश, कीर्ति। यानी हमें अपने वैभव को फैलाने, जिसे हम कहते हैं यश, यश होता है, यानी कीर्ति जिसे बोला जाता है, अपना प्रभाव क्षेत्रों में फैलाने का स्वतंत्रता है। हम अपना जो है प्रसिद्धि दूर दूर क्षेत्रों तक भी कर सकते हैं अगर अच्छे हैं तब। तो वही होता है गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता, एकता का मतलब होता है, आप लोग समझ रहे हैं, मिलजुल कर रहना। अर्थात राष्ट्र को अगर एक बंधन में पिरोएंगे, एक बंधन में अगर बांध दिया जाए, बांधने का ये मतलब हुआ अगर मिलजुल कर रह जाए तो कितना बढ़िया चीजें हैं। तो वही बात बोला गया है, बंधुत्व बढ़ाने के लिए, हाँ, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अगर एकता रखेंगे तो अखंडता जरूर रहेगा। अखंडता का मतलब जिसको खंडन ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको बांटा ना जा सके, उसी को अखंड बोला जाता है। तो हमारा भारत एक अखंड भारत है दोस्तों। तो यही वर्ड बोला गया है, यही सब वर्डों को अर्थ अगर हम जान लें तो शायद हम समझ सकते हैं, हम कुछ हासिल कर सकते हैं कि आज का क्लास बहुत ही बेटर क्लास था। तो एकता, हम एक मिलजुल कर रहें, अखंडता, अपने देश को टूटने से बचाएं। अर्थात टूटने से बचेगा कैसे? जब हम मिलजुल कर रहेंगे, सभी धर्म को इज्जत देंगे, सभी धर्म को एक समान मानेंगे, क्योंकि सभी धर्म जो है अच्छी चीजें सिखाता है। सत्य बोलो, सही करो, किसी का बुराई मत करो, किसी को ठेस ना पहुंचाओ। तो अगर सिखाता है तो हम ऐसा क्यों ना करें? यही बात संविधान के पहले पन्ने में भी लिखा गया है। उस बात को हमें समझना चाहिए। अगर हर एक नागरिक संविधान को समझ ले, अपने धर्म को समझ ले, तो शायद लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं और हमारा देश अखंड भारत होगा, टूटेगा नहीं, बटेगा नहीं।
तो इसी को बोला गया है व्यक्ति की गरिमा और अखंडता की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए, आपस में भाईचारे का भाव लाने के लिए, मिलजुल कर रहने के लिए, उसी को बंधु का मतलब होता है मित्र, मित्र के जैसे रहने के लिए उनके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न करना है ताकि वे भाईचारे की तरह रहें। और शिक्षा का मतलब यही होता है, तो ज्यादा इसमें समय नहीं लेना चाहते हैं। बंधुत्व बढ़ाने के लिए यानी भाईचारे के भाव को प्रकट करने के लिए, उनके अंदर रखने के लिए इस संविधान में इन शब्दों को पिरोया गया है, रखा गया है कि हम भाईचारे के जैसा रहें और हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में जो संविधान बनाया था उस समय वो सब ऐसा बात कह रहे हैं कि हम दृढ़ संकल्प लेते हैं, यानी दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम भाईचारे के जैसा रहेंगे, हम एकता बनाकर रहेंगे, हम अखंडता को कायम रखेंगे, विश्वास रखेंगे सभी में, सभी को अभिव्यक्ति की आजादी होगा, उपासना की आजादी होगा, अपना धर्म सब लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार मानेंगे, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो भी है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिलेगा। तो ऐसे वर्डों को रखे हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम दृढ़ संकल्प होकर यानी प्रतिज्ञा करते हैं इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति माने होता है, हम कह सकते हैं नक्षत्र मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी का दिन संवत 2006 का दिन था। इसके द्वारा संविधान को अंगीकृत माने स्वीकार किया जाता है। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करते हैं। अधिनियमित का मतलब होता है इसको एक नियम बनाते हैं, एक पारित कर देते हैं, आज से हम इसी नियम को फॉलो करेंगे, इसी नियम को मानेंगे। अधिनियमित का कहने का मतलब यही हुआ कि इसे आज हम एक धर्म ग्रंथ की तरह मानेंगे। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रस्तावना को एक पवित्र दस्तावेज माना है। देखिए दोस्तों, सभी का धर्म जो है अपने अपने समूहों को आगे बढ़ाने का एक नियम पालन कराता है, एक नियम को मतलब दिखाता है। लेकिन संविधान ऐसा है सभी धर्मों को लेकर चल रहा है, इसमें किसी का भेदभाव नहीं है। इसीलिए कानून के नजर में संविधान सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि यह किसी की बुराई नहीं करता है, ना ही किसी को एक पक्षपात करता है, ना किसी की एक तनहा सहायता करता है। सहायता करता है तो सबका करता है, अवसर प्रदान करता है तो सबको एक ही अवसर प्रदान करता है। तो यही बात है कि हम इसे स्वीकार करते हैं, एक नियम के रूप में इसे हम पारित करते हैं। आज से हम इसी को फॉलो करेंगे और इसके लिए हम अगर आवश्यकता पड़ा तो मैं आत्मा को अर्पित कर देंगे। इसको बचाने के लिए मैं अपनी आत्मा को अर्पित करता हूं, अर्थात मैं अपने आप को इसके लिए समर्पित करता हूं। तो ये संविधान के कुछ वर्ड थे और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं या बनेंगे, चलिए हम इसको देखते हैं। दोस्तों, जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है वही आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको बहुत ही बढ़िया से समझना है और लिखना भी है, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो याद नहीं होने वाला है, क्योंकि याद होता है अधिक कब जब लिखते हैं, वरना इसे 40% याद हो जाएंगे, कुछ परसेंट याद होगा। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ बनाया जाता है और मेहनत के साथ बनाएंगे भी, क्योंकि आप लोगों को सिलेक्शन देना है, आप लोगों को याद करवाना है। तो दोस्तों, हमारे मेहनत के साथ आप भी मेहनत से लग जाइए और एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो डाला जाएगा बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही अच्छा होगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत किन वर्डों से हुई है, किन शब्दों से हुई है?
तो हमारा जवाब होना चाहिए हम भारत के लोग। हम भारत के लोग नामक शब्द से शुरू हुआ है। भारत शब्द प्रस्तावना में कितना बार आया है? तो भारत शब्द प्रस्तावना में 2 बार आया है। हम भारत के लोग, भारत को, इसके बाद क्या है? भारत को, इसके पहले हमने पढ़ा दिया है। तो केवल 2 बार आया है। उन्हीं चीजों को हमें याद रखना जो अभी हम पीछे पढ़ा चुके हैं। स्वतंत्रता, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात बोला है? तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात बोला है। विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म और विश्वास, ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात बोला है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5। कितने प्रकार के न्याय की बात बोला है प्रस्तावना में? तो 3 प्रकार का न्याय की बात कहा गया है। राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। बंधुत्व, देखिए दोस्तों, जो बंधुत्व वर्ड आया है हमारे प्रस्तावना में, वह फ्रांस से लिया गया है। जो भाईचारे यानी बंधुत्व नामक वर्ड है, कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। और प्रस्तावना का विचार या प्रस्तावना, कभी कभी केवल प्रस्तावना आएगा, तो प्रस्तावना का विचार या प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो अगर विचार कहता है तो अमेरिका को आंसर जाएगा, और प्रस्तावना की भाषा कहता है तो ऑस्ट्रेलिया पे आंसर जाएगा। हम ऑस्ट्रेलिया पे आंसर लगाएंगे। अब समय समय पर लोग प्रस्तावना को कई नामों से पुकारे, कई नामों से बताए कि जो प्रस्तावना है संविधान का आत्मा है। जो प्रस्तावना है संविधान का आत्मा है, यह हिदायतुल्लाह ने कहा था। यानी प्रस्तावना को हम संविधान का आत्मा भी कहते हैं। उसके बाद के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी बताया कि जो संविधान का कुंजी है, प्रस्तावना हमारा मेन है, क्योंकि प्रस्तावना से ही संविधान का परिचय होता है। तो प्रस्तावना संविधान का कुंजी है, यह के.एम. मुंशी ने कहा। राजनीतिक कुंडली किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान का राजनीतिक कुंडली किसने कहा? वारकर ने कहा। वारकर भी एक बहुत ही अच्छे विचारक थे। इन्होंने कहा राजनीतिक कुंडली है। उसके बाद प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने बोला? परिचय पत्र, सॉरी, यहाँ पर हाँ, संविधान का परिचय पत्र किसने बोला? N.A. पालकीवाला। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार पूछे जाने वाला है, एग्जाम में है। तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? N.A. पालकीवाला ने कहा। इसी प्रकार प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो हमारा आंसर जाएगा भीमराव अंबेडकर। यही संविधान के जनक माने जाते हैं, और यही जो है हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इसको हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया दोस्तों, तो उन वीडियो को देखने के बाद ही इन सबको पढ़िए तो बहुत ही बेटर रहेगा। संविधान में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कितना बार? केवल एक बार अभी चेंजिंग हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन करता है संविधान में कितना बार संशोधन हुआ है? तो एक बार संशोधन हुआ है। वह संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उस समय हमारे पीएम इंदिरा गांधी जी थी। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसमें 3 वर्ड जुड़ गए। अगर संशोधन हुआ, बदलाव कुछ हुआ, तो क्या किया गया बदलाव? कुछ भाई या तो घटाया गया होगा या तो बढ़ाया गया होगा। तो घटाया तो जा नहीं सकता है, क्योंकि कोर्ट जो केशवानंद भारती, पहले इसको हम पर बता देते हैं। बेरुवारीवाद 1961, बेरुवारीवाद में कोर्ट ने 1961 ईस्वी में बताया कि जो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, अर्थात प्रस्तावना को अस्वीकार किया गया था उस समय। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद केशवानंद भारती वाद हुआ। केशवानंद भारती जब विवाद हुआ तो 1973 में कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न अंग माना। प्रस्तावना को क्या माना? अभिन्न अंग। तो दोस्तों
ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीके से पूछता है। केशवानंद भारती किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना? तो केशवानंद भारती वाद में कब माना गया था? 1973 ईस्वी में माना गया था। तो इन बातों को ध्यान देना है। उसके बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन हुआ। हमारे प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इन वर्डों को ध्यान देना है कि 1976 में जो संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, संशोधन करने के बाद कितने शब्दों को जोड़ा गया? तो 3 शब्दों को जोड़ा गया। हाँ, संविधान में संशोधन कर सकते हैं या जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से ड्राफ्ट किए गए हैं शब्दों को, उनको हटाया नहीं जा सकता। वो मूल ढांचा है। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। संशोधन पॉजिटिव सेंस में करेंगे जिसमें समाज की भलाई हो, ना कि ऐसा संशोधन करें जिसमें समाज का या किसी का अधिकार छीने। ऐसा संशोधन मान्य नहीं होगा और ना ही किया जाता है। तो कितना बार संशोधन हुआ? एक बार। 42वां संविधान संशोधन 1976, 3 शब्द जोड़े गए थे। इतना बात हम ध्यान रखेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो हम भारत के लोग हैं शब्द, यह कहाँ से लिया गया? ये भी क्वेश्चन है। हम भारत के लोग नामक शब्द कहाँ से लिया गया? तो इसका आंसर भी यूएसए जाता, अर्थात अमेरिका। अमेरिका के संविधान को जब देखा गया तो वहां पर लिखा था हम अमेरिका के लोग। जब भारतीय लोगों ने ये देखा तो उस वाक्य को, छोटे से अंश को उठा करके वहां पर अमेरिका की जगह पर भारत कर दिया। तो वहां पर हो गया हम भारत के लोग। तो ये बात पूछता है कि हम भारत के लोग का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही बेटर, जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला जाएगा बहुत ही बेटर होगा आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए सो थैंक्स वेरी मच। सभी भाइयों और बहनों को